तो यहाँ पे आप सभी जितने भी एएनएम के कैंडिडेट हैं, आप लोग को पता है कि बिहार में सिलेबस जारी कर दिया गया है एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। और सिलेबस जो है वह पूर्ण तरीक़ा से टेक्निकल है, यानी जो पहले संविदा में आता था नॉन टेक्निकल से, मैथ रीजनिंग से, उस चीज़ को हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट के लिए एक राहत का खबर है कि एक चीज़ पर फोकस कर पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एएनएम है, ठीक है ना। तो 60 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप जॉब लें, ठीक है। एएनएम का संविदा भी जॉब कमज़ोर नहीं होता है, धीरे धीरे आप आगे चलकर परमानेंट हो जाएंगे जब आप अच्छे से काम करेंगे तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन 88 नंबर का वीडियो है। इससे पहले 87 तक डाल चुके हैं, सबका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, 5006 एएनएम करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए। मैं बहुत ज़बरदस्त लेवल का क्वेश्चन थ्योरी कराया हूँ, ठीक है। चलिए आज फिर से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हूँ। पहला है, कार्डियक टेम्पोनेंट का सबसे सटीक एवं विश्वसनीय डायग्नोसिस संकेत क्या है। देखिए, कहने का मतलब होता है कार्डियक टेम्पोनेंट क्या होता है। तो कार्डियक टेम्पोनेंट का मतलब होता है कि हार्ट के चारों ओर तरल का जमाव होना है। हार्ट के चारों ओर, हृदय के चारों ओर तरल पदार्थ का जमाव होता है, जिससे क्या होता है, हार्ट पर दबाव पड़ता है, और इसी को कार्डियक टेम्पोनेंट बोलते हैं। तो कार्डियक टेम्पोनेंट जानने के लिए सबसे नैदानिक संकेत क्या होता है, पल्सस पैराडॉक्सस। क्या होगा, पल्सस पैराडॉक्सस, याद रखिएगा, पल्सस पैराडॉक्सस, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन वीएफ मिलने पर फर्स्ट लाइन आपातकालीन उपचार क्या किया जाता है। मान गए कोई पेशेंट वीएफ का मिलता है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन है उसमें, तो सबसे प्राथमिक उपचार, आपातकालीन उपचार क्या किया जाता है, तो डिफाइब्रिलेशन दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है, याद रखिएगा। चाहे वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हो, चाहे आपका वेंट्रिकुलर हो या आर्ट्रियल हो, दोनों में आपका डिफाइब्रिलेशन प्रथम उपचार होता है, याद रखिएगा। तीसरा है नेक्स्ट, सेंट्रल वेनस, ठीक है ना, सेंट्रल वेनस प्रेशर, सीवीपी को फुल फॉर्म क्या कहते हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर, ठीक है। इसको मापने के लिए ट्रांसड्यूसर को किस एनाटॉमिकल स्तर पर रखा जाता है। यानी सीवीपी मापने के लिए जो ट्रांसड्यूसर होता है, इसको किस बॉडी पार्ट पर, कहाँ पे रखते हैं हम, तो फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस पर रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस पर रखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे, यदि पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, यानी पीएडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, अगर इसका मान 18 से ज़्यादा हो, mmHg हो, तो यह किस स्थिति का संकेत है, या किस स्थिति का संकेत है, तो यह बताता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर को। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अगर PaWP का मान 18 से बढ़ जाए, mmHg से ऊपर हो जाए, तो यह स्थिति किसका संकेत देगा, तो यह देता है, देखिए एग्जाम में हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, अगर इसका मान 18 से ज़्यादा हो जाए, तो यह बताता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर। अगर आपको वेंट्रिकुलर और आर्ट्रियल में अगर आपको डिफरेंट नहीं पता चल रहा है, तो मैं बता दूं, जैसे हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट में 4 चेम्बर होता है, आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाला आर्ट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। ये लेफ्ट साइड का आर्ट्रियम और ये राइट साइड का आर्ट्रियम, ये लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, तो ये जो है राइट साइड का वेंट्रिकल। यही तो का क्या करा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, तो नीचे वाला वेंट्रिकुलर है, लेफ्ट वाला कह रहा है, तो इस साइड का ये वेंट्रिकुलर फेलुअर होगा। और ये चारों चेम्बर में क्या होता है, ब्लड रहता है, पता होना चाहिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर मतलब ये वेंट्रिकुलर फेलुअर होता है, और जब ये फेल होगा तो ब्लड को फेफड़ा की तरफ नहीं भेज पाएगा ऑक्सीजन के लिए, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेप्टिक शॉक में फ्लूइड रिससिटेशन के बाद भी बीपी कम रहे तो कौन सा वैसोप्रेशर फर्स्ट चॉइस होता है। कहने का मतलब है कि सेप्टिक शॉक मतलब समझते हैं, संक्रमण से अगर शॉक लगता है, संक्रमण से, तो
आप तरल पदार्थ दे दिए, ठीक है, तरल पदार्थ मरीज को दे दिए जितना देना था। तरल पदार्थ देने के बाद भी बीपी अगर कम रहे, बीपी ना बढ़े, तो फिर कौन सा वैसोप्रेशर फर्स्ट चॉइस ड्रग देते हैं? तो वो होता है नोरएपिनेफ्रिन, जिसे लेवोफेड भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ब्रांड का नाम, लेकिन मेन कंपोजिशन नोरएपिनेफ्रिन होता है, जो बीपी कम रहने पर भी क्या करता है, बीपी ना बढ़े तो नॉन एपिनेफ्रिन जो है मरीज को क्या किया था, फर्स्ट चॉइस में दिया जाता है, ठीक है, शॉक लगने पर। आगे है छठा क्वेश्चन है, कार्डियक शॉक में प्रथम फर्स्ट चॉइस इनोट्रोपिक दवा कौन सी है? तो कार्डियक शॉक का मतलब होता है कि हार्ट से संबंधित समस्या होने से शॉक लगता है तो कार्डियक शॉक होता है। तो कार्डियक शॉक जैसे ही हो तो फर्स्ट चॉइस इनोट्रोपिक दवा कौन सी है? तो डोबूटामाइन, ठीक है ना, क्या चीज़, डोबूटामाइन, ठीक है ना, डोबूटामाइन याद रखिएगा, जिसे डोपामाइन भी कहते हैं, समझ गए, तो डोपामाइन याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ACLS, ठीक है ना, ACLS प्रोटोकॉल के अनुसार कौन सी रिदम्स नॉन शॉकेबल मानी जाती है? यानी ACLS के प्रोटोकॉल के अनुसार वह कौन सा रिदम है जो नॉन शॉकेबल, जो रिदम नॉन शॉकेबल होता है, वह कौन सा है? तो PEA और ए साइस्टोल, ठीक है ना, PEA और ए साइस्टोल, ये दोनों ऐसा क्या है, ये दोनों ऐसा रिदम है, PEA या फिर ए साइटोल, ये दोनों ऐसा रिदम है जो नॉन शॉकेबल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप कहेंगे कि APE क्या होता है? यहाँ पे देखिए, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा का प्राथमिक उपचार कौन सी दवा है? एक्यूट पल्मोनरी एडीमा का प्राथमिक उपचार कौन सा है? अचानक से पल्मोनरी एडीमा हुआ तो उसके लिए प्राथमिक दवा कौन सी है? तो फुरसामाइड होता है, जिसे लैसिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। एक्यूट पल्मोनरी एडीमा होने पर प्राथमिक उपचार में फुरसामाइड दिया जाता है, फुरसामाइड, टॉर्सामाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP बढ़ने का सबसे प्रारंभिक और सबसे संवेदनशील संकेत क्या है? तो जैसे ही ICP लेवल किसी को बढ़ता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी जो क्रेनियल है, जो ब्रेन का जो क्रेनियल पार्ट है, उसमें प्रेशर अगर बढ़ता है तो सबसे प्रारंभिक और सबसे संवेदनशील संकेत क्या होता है? चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी LOC, LOC मतलब चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से सबसे प्रारंभिक और संवेदनशील संकेत होता है कि जो कॉन्शियसनेस, जो चेतन अवस्था होता है, उस चेतन स्तर में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कुशिंग ट्राइड में कौन से 3 क्लासिकल लक्षण होते हैं? जो कुशिंग ट्राइड होता है ना, तीन लक्षण जो होते हैं, उसमें कुशिंग ट्राइड में 3 क्लासिकल लक्षण, एक तो ब्रेडिकार्डिया होता है, हृदय का मंद धड़कन, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, यानी जो सिस्टोलिक होता है वो ऊपर वाला बढ़ा होगा, नीचे वाला नॉर्मल होता है, इरेगुलर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इरेगुलर होता है। तो कुशिंग ट्राइड में 3 चीज़ होता है, एक ब्रेडिकार्डिया, एक सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और एक इरेगुलर ब्रीदिंग। बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे, स्पाइनल शॉक की विशेषता क्या होती है? तो स्पाइनल शॉक की विशेषता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के नीचे रिफ्लेक्सेज का अस्थायी लॉस होना। तो स्पाइनल शॉक की विशेषता क्या है? तो स्पाइनल शॉक की विशेषता क्या होती है? तो स्पाइनल शॉक की विशेषता यही है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के नीचे रिफ्लेक्सेज का अस्थायी लॉस होना, यानी आपका स्पाइनल ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है स्पाइनल शॉक में। समझ गए। आगे है यहाँ पे, सब आर्केनॉइड हेमरेज, जिसे SAH बोलते हैं, सब आर्केनॉइड हेमरेज में भैंसोस्पाज्म रोकने के लिए कौन सी कैल्शियम चैनल ब्रोकर दी जाती है? कहने का मतलब है, सब आर्केनॉइड स्पेस कहाँ होता है? तो कमर के ठीक ऊपर, जो आपके पीछे वाला जो स्पाइनल होता है ना, स्पाइनल, उस स्पाइनल के निचले वाले एरिया में कमर से ऊपर सब आर्केनॉइड स्पेस होता है। वहाँ अगर हेमरेज है, वहाँ से अगर रक्तस्राव है, तो उसमें भैंसोस्पाज्म रोकने के लिए, समझ गए ना, रोकने के लिए, यानी भैंसोस्पाज्म का मतलब होता है जो वाहिका है
जहाँ से रक्त स्राव हो रहा है उस पे स्पाज्म रोकने के लिए जो है कौन सा कैल्शियम चैनल ब्रोकर दी जाती है, तो नीमोडिपिन। ठीक है ना, क्या चीज़, नीमोडिपिन, याद रखिएगा नीमोडिपिन। ओके, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का प्राथमिक उपचार कौन सी दवा है, तो मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का प्राथमिक उपचार में कौन सी दवा दी जाती है, तो मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया मतलब तापमान बढ़ा हुआ, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का प्राथमिक उपचार डेंट्रोलिन सोडियम होता है। क्या होता है, डेंट्रोलिन सोडियम होता है। हाइपरथर्मिया वो भी मेलिग्नेंट वाला, तो डेंट्रोलिन सोडियम देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेरिन थेरेपी की निगरानी के लिए कौन सा लैब टेस्ट उपयोग किया जाता है, तो हेपेरिन थेरेपी की निगरानी के लिए कौन सा लैब टेस्ट उपयोग किया जाता है, तो APTT। ठीक है ना, APTT, APTT। ठीक है, APTT याद रखिएगा। हेपेरिन थेरेपी के निगरानी के लिए कौन सा लैब टेस्ट किया जाता है, तो APTT। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 15 नंबर का क्वेश्चन है, डाइजापाम जिसे बेंजोडाइजापान ग्रुप के बोलते हैं, इसका एंटीडोट क्या है, तो इसका एंटीडोट फ्लूमाजेनिल होता है। डाइजापाम की एंटीडोट दवा फ्लूमाजेनिल होता है। क्या होता है, फ्लूमाजेनिल, फ्लूमाजेनिल याद रखिएगा। एंटीडोट सब बहुत पूछता है। आगे है, वारफेरिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या है, तो वारफेरिन का एंटीडोट विटामिन के होता है, कई बार बता चुके हैं। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का सबसे प्रारंभिक और आम संकेत क्या है, मतलब डिजॉक्सिन देते हैं तो उसका टॉक्सिसिटी अगर होता है, विषाक्तता अगर होता है शरीर में, तो प्रारंभिक और आम संकेत क्या दिखेगा उसमें, तो दिखता यही है, एनोरेक्सिया यानी भूख के कमी, और मितली नौसिया, ठीक है, उल्टी के टाइप से होता है। ठीक है ना, आगे है, फेनेटोन थेरेपी का कौन सा दुष्प्रभाव गम हाइपरप्लेसिया का कारण बनता है, यानी कहने का मतलब है आप फेनोटिन देते हैं, फेनोटिन थेरेपी दे रहे हैं और इसमें साइड इफेक्ट ये है कि जो गम है, ठीक है ना, गम हाइपरप्लेसिया एक कारण बनता है। तो कारण क्या है, गम हाइपरप्लेसिया होने का कारण क्या बनता है, तो जिंजीवल हाइपरप्लेसिया कारण ये बनता है कि जिंजीवल हाइपरप्लेसिया एक कारण बनता है गम हाइपरप्लेसिया का। ठीक है, नेक्स्ट है 90 नंबर है, डायबिटिक केटाएसिडोसिस DKA में प्राथमिक नर्सिंग प्राथमिकता क्या है, तो डायबिटिक केटोएसिडोसिस में प्राथमिक नर्सिंग प्राथमिकता यही होती है, IV फ्लूइड देना, नॉर्मल सलाइन देना। ठीक है, ताकि जो तरल ताकि जो अम्लीयता है उसको कम किया जा सके। बात समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिसोनिन क्राइसिस में फर्स्ट लाइन का इमरजेंसी उपचार क्या है, यानी एडिसनिन क्राइसिस में फर्स्ट लाइन का इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो होता है हाई डोज IV माध्यम से हाइड्रोकॉर्टिसोन देना। यह एक क्या होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या है, स्टेरॉइड दवा है, और यह एडिशंस क्राइसिस में फर्स्ट लाइन का प्राथमिक उपचार होता है। ठीक है, कहता है कि SIADH एंटी डायरेटिक हार्मोन में सोडियम सुरक्षित रूप से बढ़ाने के लिए कौन सा फ्लूइड दिया जाता है, यानी SIADH में सोडियम बढ़ाना हो तो इसके लिए कौन सा फ्लूइड दिया जाता है, तो 3% हाइपरटोनिक सोल्यूशन, 3% हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आपको पता है कि 0.9% से जो ज़्यादा होता है वो हाइपरटोनिक होता है, इससे जो कम होता है वह हाइपोटोनिक होता है, और 0.9 के बराबर जो होता है वो आइसोटोनिक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे मैं बढ़ता हूँ तो 22 नंबर का क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस DI का मुख्य उपचार किस दवा से किया जाता है, तो डायबिटीज इंसिपिडस का उपचार जो मुख्य दवा है वो डेस्मोप्रेसिन। ठीक है ना, डेस्मोप्रेसिन पूरा दवा का नाम है DDAVP। ठीक है ना, DDAVP। ये जो दवा है वैसोप्रेसिन ग्रुप का है, डेस्मोप्रेसिन। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ तो 23 क्वेश्चन है, हाइपरकैलमिया का विशिष्ट ECG परिवर्तन क्या है। मैं आपको कई बार एक क्वेश्चन बता चुका हूँ कि हाइपरकैलमिया मतलब पोटेशियम का बढ़ा होना है। ठीक है, जब पोटेशियम बढ़ता है तो ECG जो चेस्ट के हृदय के गति को मापता है, ECG में T वेव पीक पर होता है, यानी T वेव लंबा सा होता है,
और वह अपने शिखर पर होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी, ठीक है ना। हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी का मुख्य न्यूरोटॉक्सिन कौन सा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिपैटिक एन्सेफ्लोपैथी का मुख्य न्यूरोटॉक्सिन कौन सा है, यानी वह कौन सा न्यूरोटॉक्सिन है जो हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी का होता है। तो अमोनिया, अमोनिया जो है न्यूरोटॉक्सिन है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 25 एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में सबसे स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा है। तो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होता है अचानक से पैंक्रियाज का समस्या होना, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस बताता है। इसके लिए प्रमुख एंजाइम कौन सा होता है, सीरम लाइपेज। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होता है तो सीरम लाइपेज जो है प्रमुख एंजाइम होता है इसके लिए। आगे हैं इसोफिगल वेरिसेज के एक्टिव ब्लीडिंग को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, यानी एसोफिगल वेरिसेज, ठीक है ना। एसोफिगल वेरिसेज होने पर ब्लीडिंग होने लगता है तो उसको रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। तो उसके लिए रोकने के लिए जो दवा है ऑक्ट्रियोटाइड, कौन सा, ऑक्टेरियोटाइड। ऑक्टेरियोटाइड दवा है जो एसोफिगल वेरिसेज के ब्लीडिंग को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक रीनल फेलुअर यानी लंबे समय से किडनी फेल होने पर एनीमिया का प्राथमिक कारण क्या होता है। तो एरिथ्रोपोएटिन की कमी, जो आरबीसी को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एरिथ्रोपोएटिन एक प्रोटीन नाम है जो एनीमिया की क्या करता है, यह आरबीसी के लिए उत्तरदायी होता है। तो जब किडनी लंबे समय से फेल होता है तो उसमें एनीमिया होता है, और एनीमिया होने का मुख्य कारण एरिथ्रोपोएटिन का कमी होना। आगे बढ़ता हूँ 28 क्वेश्चन है डायलिसिस के बाद हाइपोटेंशन, डायलिसिस के बाद निम्न रक्तचाप होने पर उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, यानी डायलिसिस हुआ और डायलिसिस होने के तुरंत बाद रक्तचाप में कमी आए तो उसका प्रबंध कैसे किया जाता है। तो उसका प्रबंध किया जाता है स्लो, धीमी गति से आईवी सलाइन दिया जाता है, ठीक है ना। आईवी सलाइन स्लो गति से दिया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर उठ सके। आगे हम प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी, यानी प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी। किडनी इंजरी जो होता है इसका सबसे अच्छा संकेत कौन सा माना जाता है, प्री रीनल, यानी प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी, यानी किडनी इंजरी होने से पहले जो लेवल होता है यूरिन सोडियम का कितना होना चाहिए जो अच्छा संकेत माना जाता है। तो 20 से कम, 20 MEQ/लीटर से कम अगर यूरिन सोडियम है तो ये अच्छा संकेत माना जाता है प्री रेनल एक्यूट किडनी इंजरी का। आगे है 30 क्वेश्चन है मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर हाई प्रेशर अलार्म बजने का सबसे आम कारण क्या है। जो मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है उस पर हाई प्रेशर का अगर अलार्म बज रहा है तो उसका सबसे आम कारण क्या होता है, हाई प्रेशर अलार्म बजने का। तो सबसे आम कारण होता है ईटी ट्यूब का किंक या पेशेंट कफिंग होना, या ईटी ट्यूब का जाम होना, या हाई प्रेशर अलार्म बजता है जब ईटी ट्यूब में किंक होता है या पेशेंट के अंदर कफ होता है। तो नेक्स्ट 31 क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस का मुख्य कारण क्या है। तो हाइपर वेंटिलेशन, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन होने के कारण रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हाइपर वेंटिलेशन से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआरडीएस के मुख्य विशेषता क्या है। तो एआरडीएस का मुख्य विशेषता है हाई 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 FiO2 के बावजूद रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया, यानी एआरडीएस की मुख्य विशेषता है कि ऑक्सीजन लेवल तो आप हाई ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसके बावजूद रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया इसका मुख्य जो है बनता है कि रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया होने का, इसका मुख्य विशेषता है कि ऑक्सीजन देने के बावजूद इसमें हाइपोक्सिया की स्थिति बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है स्टेटस एस्थमेटिकस में साइलेंट चेस्ट क्या दर्शाता है। तो अस्थमैटिक स्टेटस में साइलेंट चेस्ट यह दर्शाता है कि इम्पेंडिंग रिस्पायरेटरी फेलुअर, यानी श्वसन अगर कोई व्यक्ति नहीं करेगा तो उसका चेस्ट एकदम साइलेंट रहता है, ठीक है।
अगर रिस्पायरेशन करेगा तो चेस्ट में उथल पुथल होता है, ठीक है, ऊपर नीचे होता है। तो वही कह रहा है साइलेंट चेस्ट मतलब रिस्पायरेटरी फेलुअर। ओके, आगे बढ़ता हूँ। 34 क्वेश्चन है, ओपन न्यूमोथेरेक्स का आपातकालीन उपचार क्या है? तो ओपन न्यूमोथेरेक्स का आपातकालीन इमरजेंसी ट्रीटमेंट है थ्री साइडेड ऑक्सक्लूसिव ड्रेसिंग। ओपन न्यूमोथेरेक्स का आपातकालीन उपचार होता है कि थ्री साइडेड ऑक्सक्लूसिव ड्रेसिंग, थ्री साइडेड ऑक्सक्लूसिव ड्रेसिंग। ओके, आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिकल सेल क्राइसिस में प्राथमिक नर्सिंग प्राथमिकता क्या होती है? तो सिकल सेल क्राइसिस में प्राथमिक नर्सिंग प्राथमिकता यही होती है कि अपवाइड द्वारा दर्द का प्रबंध करना। सिकल सेल क्राइसिस में प्राथमिक यही होता है नर्सिंग प्राथमिकता, अपवाइड दीजिए जिससे दर्द का प्रबंध किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का निश्चित उपचार क्या है? तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर हो, देखिए क्रॉनिक मतलब होता है लंबे समय की बीमारी, ऑस्टियोमाइलाइटिस जो कि हड्डियों की समस्या है, इसमें इसके लिए निश्चित उपचार क्या है? तो सर्जिकल डिब्रेडमेंट प्लस लॉन्ग टर्म आईवी एंटीबायोटिक। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का निश्चित उपचार है सर्जिकल डिब्रेडमेंट प्लस में लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक आईवी एंटीबायोटिक देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मुख्य बुखार व ठंड लगना किस प्रतिक्रिया को दर्शाता है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर बुखार लग रहा है और ठंड लग रहा है तो यह दर्शाता है फेब्रिलिन नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, FNHTR, फेब्रिलाइन, ठीक है ना, फेब्री देख लीजिए, फेब्रिल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन जो है रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान बुखार ठंडा लगे तो तुरंत जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक देना चाहिए। आगे है, पार्कलैंड फार्मूला के अनुसार जलने वाले मरीज को पहले 8 घंटे में कुल फ्लूइड का कितना हिस्सा दिया जाता है? देखिए, टोटल फ्लूइड तैयार किया जाता है पार्कलैंड सूत्र से, और जितना भी फ्लूइड बना टोटल फ्लूइड के पहले 8 घंटे में 50% दे देते हैं, और बाकी का जो फ्लूइड 50% बचता है इसको 16 घंटे में देते हैं। पहले 8 घंटे में 50% इसलिए देते हैं क्योंकि मरीज जला हुआ रहता है, उसके शरीर में पानी की कमी होती है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी 8 घंटे में ही 50% तरल दे देते हैं। जब स्टार्टिंग में दे देते हैं उसके बॉडी में तरल इलेक्ट्रोलाइट कुछ चला जाता है, फिर धीरे धीरे हम उसे अगले 16 घंटे में आधा तरल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, सीवियर जले हुए मरीज में कुर्लिंग अल्सर की रोकथाम हेतु कौन सी दवा दी जाती है? तो जो मरीज गंभीर जला होता है उसमें कर्लिंग अल्सर की रोकथाम हेतु H2 ब्लॉकर या PPI जैसे पेंटेप्राजोल दिया जाता है। ओके, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, माइस्थेनिक क्राइसिस के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो माइस्थेनिक क्राइसिस के निदान के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसका नाम इड्रोफोनियम टेंसिलोन टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो माइस्थेनिक क्राइसिस के निदान के लिए इंड्रोफोनियम या टेंसिलोन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 40 क्वेश्चन कराया। देखिए, यहाँ पे भले ही आपको ये क्वेश्चन सब कठिन लगे, लेकिन हकीकत यही है कि एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछता है जो आपको कठिन लगता है, जो आपको नहीं पता होता है। तो मैं वैसा क्वेश्चन वैसा थ्योरी लाता हूँ जो वास्तव में आपको नहीं पता है, अटपटा लगता हो, तो एग्ज़ाम में भी वैसे ही अटपटा और अलग से पूछता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फ़ायदा करेगा। बाकी हमेशा वही पढ़ते रहेंगे कि कितना इंजेक्शन देते हैं, IV कैनुला कैसा होता है, ये क्या होता है, जो जाना हुआ पहले से क्वेश्चन है उसी को पढ़ते रहेंगे तो कुछ नया नहीं सीखेंगे, और एग्ज़ाम में हमेशा नया नया ही पूछता है, ठीक है। बाकी चलिए शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।